सभी मित्रों का स्वागत है। सभी लोग जुड़े। देखिए कौन है उसमें। आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें अनुच्छेद 45 तक कल हमने आपको पढ़ाया था। 46, 47, 48, 49, 50, 51। आज हम मात्र इतना ही अनुच्छेद आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है और लास्ट टॉपिक मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व होगा। अनुच्छेद 46 पर चर्चा करेंगे और इस पर आप कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का पूर्ण प्रभाव है। इस अनुच्छेद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूर्ण प्रभाव है। अनुच्छेद 46 यानी 46 विशेष रूप से एससी एंड एसटी के लिए है, चूंकि दो शब्द का प्रयोग होता है। एक पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग होता है तो इसमें ओबीसी को रखा जाता है, और एक कमजोर वर्ग शब्द का प्रयोग होता है, और कमजोर वर्ग में एससी एंड एसटी आता है। पिछड़े वर्ग में ओबीसी आता है। और इस अनुच्छेद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूर्ण प्रभाव है। यह विशेष रूप से एससी और एसटी के लिए है कि सरकार इनके कल्याण के लिए, इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, इनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कैसी नीतियां बनाएगी। तो इसमें कहा गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, व जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देगा, एवं शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देगा तथा समाज के शोषण, एवं अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देगा।
और समाज के शोषण एवं अन्याय से रक्षा करेगा। यानी सरकार जब भी अपनी कोई पॉलिसी बनाएगी तो इसी बात को ध्यान में रखेगी कि जो एससी और एसटी हैं उनके आर्थिक हित कैसे बढ़े, उनको शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से मिले और समाज के द्वारा किए जाने वाले शोषण से उनकी रक्षा कैसे की जा सके। यही कारण है कि आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक से ही छात्रवृत्ति दी जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भरे जाने वाले फॉर्म के शुल्क में छूट दी जाती है। तमाम परीक्षाओं में उन्हें रेलवे पास तक दिया जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी मदद की जाती है। उन्हीं के शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने के लिए न केवल नौकरियों में अपितु तमाम विद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रवेश में भी उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। राज्यों के द्वारा निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यहाँ तक कि आईएएस और पीसीएस तथा अन्य मेडिकल व इंजीनियरिंग के कंपटीशन में बैठने वाले अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को निःशुल्क कोचिंग संस्थान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तमाम प्रकार के इंटर कॉलेज में यानी छुट्टी के बाद यानी 4 बजे के बाद एससी और एसटी के लिए अलग से कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं और समाज के शोषण एवं अन्याय से उनकी रक्षा के लिए तमाम प्रकार के कानून भी बनाए गए। जैसे हरिजन एक्ट कानून बनाए गए जिसे एससी एसटी एक्ट कहा जाता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम, सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम जैसे तमाम कानून बनाए गए ताकि एससी और एसटी पर समाज के संभ्रांत वर्ग के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार को रोका जा सके और ये समाज के कमज़ोर वर्ग किस तरह से मजबूत बने, इनका शैक्षणिक आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो, इसके लिए सरकारें समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानूनों, नीतियों और योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करती हैं जिसका लाभ इन्हें मिलता रहता है। तो ये आर्टिकल 46 है। जो आर्टिकल में लिखा होता है इसी को आधार बनाकर सरकार नीतियां बनाती है और उन नीतियों का लाभ उठाकर समाज के कमज़ोर वर्ग उन्नत करते हैं और समाज की मुख्य धारा में स्वयं को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। अनुच्छेद 47 एक प्रकार से इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए
और विभिन्न प्रकार के जो मादक पदार्थ या नशीले पदार्थों का प्रयोग करके लोग अपने स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। इसीलिए इसमें कहा गया है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करेगा। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा औषधीय पदार्थों को छोड़कर शेष मादक एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। कहा जाता है कि जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। किसी के जीवन स्तर यानी लाइफ लेवल को सुधारने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसका पोषाहार स्तर सुधारा जाए। क्योंकि जो खान पान होता है उसी से ब्लड बनता है और जिस प्रकार का ब्लड होता है उसी प्रकार के मानसिकता का विकास भी होता है। और शरीर वास्तव में ब्लड का ही समुच्चय है। जिस हिस्से में सही ब्लड नहीं पहुंचता वही हिस्सा बीमारी से युक्त हो जाता है। और ब्लड का निर्माण भोजन से होता है, पोषाहार से होता है। इसीलिए माना गया कि लोगों को उचित पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनके जीवन स्तर में परिवर्तन हो। लेकिन साथ साथ इस बात का भी होता है कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रिकॉशन के साथ प्रयुक्त नहीं होती तो अच्छी चीज़ भी हमें नुकसान कर देती है। हम चाहे जितनी दवा लें लेकिन प्रिकॉशन ना करें तो दवा हो सकता है फ़ायदा ना करे। हम चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना खाएं लेकिन अन्य चीज़ों से प्रिकॉशन ना करें तो वह अच्छी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य में बाधा पहुंचती हैं। जैसे आपने 2 गिलास अनार का जूस पी लिया, फिर आपने 3 चिलम गांजा पी लिया, 2 बोतल दारू पी लिया, तो ऐसी स्थिति में जो आपने उस अनार के जूस से हासिल किया उसे आप प्रिकॉशन के अभाव में तमाम प्रकार के नशीले पदार्थों को लेकर उससे ज़्यादा नुकसान शरीर को पहुंचाया। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि अगर लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को सुधारना है तो ऐसे औषधीय पदार्थ जो दवा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे माना जाता है कोई ऐसी दवा नहीं है जिसमें अल्कोहल ना हो, तो एक तरीके से शराब तो सभी पीते हैं, हर दवाओं में भी अल्कोहल मिली होती है, लेकिन ये दवा के रूप में यूज होती है, ये उसकी एक आवश्यकता है, हिस्सा है। तो ऐसे पदार्थ जो दवा के रूप में प्रयुक्त होते हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी मादक और पेय पदार्थ हैं, जितने भी मादक और पेय पदार्थ हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, शराब, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन प्रायः देखने को मिलता है
कि हर चौथा पांचवा व्यक्ति किसी ना किसी नशे का प्रयोग करता है और नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है और ये नशा हमारी आय का, हमारे राजस्व का भी एक बड़ा स्रोत है। इसलिए सरकारें न्यायालय के तमाम आदेशों के बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इस पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगा पाती हैं। इसलिए माना जाता है कि अनुच्छेद 47 को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। आज भी न्यायालय समय समय पर तमाम प्रकार के आदेश देता है कि इसे प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन चाहते हुए भी सरकार इस पर बहुत प्रतिबंध नहीं लगा पाती है। आपने देखा कि कोरोना काल में ही शराब के बिक्री की छूट मिल गई और तमाम प्रकार के बिक्री करने वाली दुकानें बंद रहीं, लेकिन शराब को छूट मिली, क्योंकि सरकार को पता है कि नशा सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उसके लिए व्यक्ति हर स्तर पे जाने का प्रयास करता है, महंगा हो जाने पर भी पीता है और सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलेगा, इसलिए सरकारें इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा पाती। यही कारण है कि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, तो चिन्ह 47 पे लगता है। वैसे अनुच्छेद 44 को भी अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक बन नहीं पाया, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक लागू नहीं किया जा सका। तो अनुच्छेद 47, 44 और कुछ हद तक अनुच्छेद 50 को अभी तक लागू नहीं किया जा सका और इसे अभी तक पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका। तो राज्य को ऐसी नीतियां बनाने का अधिकार देता है यह तत्व कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऐसी नीतियां बनाए कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जा सके, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है। अनुच्छेद 48 ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। आप कह सकते हैं कि इस पर पंडित नेहरू का प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश रहा, अभी भी है, लेकिन पहले पर्याप्त मात्रा में था। पशु में भी भारत नंबर 1 रहा दुनिया में। यह बात दूसरी है कि सर्वाधिक पशु होने के बावजूद हम सर्वाधिक दूध नहीं प्राप्त कर पाते थे, क्योंकि डेनमार्क इसमें सबसे आगे रहा। जैसे सबसे ज़्यादा गन्ना हम बोते हैं, लेकिन चीनी का उत्पादन ब्राज़ील करता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, जो प्रति गाय और भैंस दूध की मात्रा है, वो बहुत कम थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एग्रीकल्चर था, पर्याप्त मात्रा में हम कृषि कार्य करते हैं, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत कम है। इसीलिए ये तय हुआ कि जिस क्षेत्र में हम प्रधान हैं, अगर उस क्षेत्र में हम विकसित नहीं हुए तो फिर हम प्रगति कैसे करेंगे। इसलिए तय हुआ कि जो कृषि और पशुपालन है उसको आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसको बड़े स्तर पे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शुरू में 80% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। मौजूदा हालत में तो लगभग 65% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन प्रारंभ में तो 80% से ज़्यादा लोग थे। आपने देखा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया तो केवल किसान ही कृषि के द्वारा पैदा हुआ अनाज ही हमें जीवित रख सका और भारत ने 80 करोड़ लोगों को 6 महीने तक भोजन दिया।
यह अपने आप में अभी भी भारत दे रहा है, नवंबर तक देगा। इसीलिए अमेरिका जैसा देश भी दंग रह गया कि 80 करोड़ की आबादी को राशन डिस्ट्रीब्यूट करना 6, 7, 8 महीने के लिए कोई आसान खेल नहीं है, कम ही सही। अब जिसको मिलता है सर 1 किलो चना क्या होता है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को जब हम 1 किलो चना देते हैं तो 80 करोड़ किलो हो जाता है, जो कि आसान नहीं होता। इसीलिए पूरी दुनिया कोरोना में भारत की तारीफ भी कर रही है किसी न किसी रूप में। ये बात दूसरी है कि राजनीतिक मुद्दा होता है और विरोधी आपातकाल में ही उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास भी करते हैं, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीति महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अनुच्छेद 48 कह रहा है कि राज्य कृषि और पशुपालन का या पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। गायों, बछड़ों, दुधारू पशुओं, वाहक पशुओं यानी जो बोझा ढोते हैं के नस्लों को सुधारने का प्रयत्न करेगा। तथा गोवध आदि पर प्रतिबंध लगाएगा। गोवध आदि पर प्रतिबंध लगाएगा। इसीलिए हमने कृषि और पशुपालन की दिशा में विशेष प्रयास किया। यहाँ तक कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमने कृषि नीति बनाया। हमने विभिन्न प्रकार की खादों का आविष्कार किया। हमने ऊसर सुधार कार्यक्रम चलाए। खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसके लिए नहर, ट्यूबवेल जैसी व्यवस्थाएं हमने किया। इसकी जगह पर वैज्ञानिक बनाने के लिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोपाई की मशीन, कटाई की मशीन आदि का आविष्कार हुआ। और इतना ही नहीं, हमने हरित क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति जैसी क्रांतियों को भी अंजाम दिया, ताकि कृषि के क्षेत्र में हम अधिक उत्पादन कर सकें और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। इसी पशुपालन के लिए एक तरीके से देख रहे हैं कि नस्लों में सुधार का प्रयास हुआ। बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है और आप देख रहे हैं कि तमाम गाय, बछड़े या वाहक पशुओं की नस्ल में व्यापक मात्रा में सुधार हुआ। क्योंकि प्रारंभ में हमारी स्थिति थी कि हमारे पास 10 गाय होती थी, लेकिन 10 मिलकर के भी 10 लीटर दूध नहीं देती थी और दिन भर हम उसे चराते खिलाते थे। घर से बड़ी सरिया हुआ करती थी, लेकिन हम गुणवत्ता के रूप में उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते थे। और उसका परिणाम आज ये हुआ कि हमारे पास एक ही गाय है, लेकिन वो 20 लीटर दूध देती है। बहुत कुछ हमने इस दिशा में प्रगति किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्यों ने गोवंश पर प्रतिबंध भी लगाया है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है,
इस अधिनियम का पूरी तरह से पालन करवा रही है, जिसके कारण तमाम प्रकार की समस्याएं भी पैदा हुई। जो हमारे गाय और बैल हैं, चूँकि ट्रैक्टर के आ जाने से बैलों की उपयोगिता समाप्त हो गई, गायें भी लावारिस होने लगी। ऐसे में तमाम किसानों के खेत और खलिहानों को भी लेकर संकट पैदा हो गया है और तमाम प्रकार के गौ संरक्षण केंद्र बनने के बावजूद भी उसका खास लाभ अभी तक लोग उठा नहीं पा रहे हैं। आगे चलकर जब इंदिरा जी ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया तो अनुच्छेद 48 में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया, अनुच्छेद 48 का, जो पर्यावरण से ज़्यादा संबंधित है। इसमें कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, संवर्धन का मतलब ग्रोथ, संवर्धन किया जाएगा तथा वन्य जीवों की रक्षा होगी। इसीलिए पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण ही ऑक्सीजन है और यही मनुष्य का प्राण है, बढ़ती सभ्यता के साथ पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, जंगलों की कटाई हुई है और जंगलों के कट जाने से वन भी नष्ट हुए हैं, वन्य जीवों को संकट पैदा हो गया है, जिससे तमाम प्रकार के अपवर्ज्य पदार्थ नष्ट नहीं हो पा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों को अपने घेरे में लेती जा रही हैं। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। आज आप देख रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल गाड़ी तक चलाते हैं तो आपको प्रदूषण कार्ड अपने पास रखना पड़ता है कि आपका वाहन प्रदूषित तो नहीं है। BS4 जैसे तमाम गाड़ियों को बंद कर दिया गया। तमाम टैक्सी टेम्पो को न्यायालय समय समय पर हटवाता रहता है। तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां जब लगाई जाती हैं तो NGT से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। अगर आप तमाम प्रकार के उत्पाद भी बनाते हैं तो उसमें भी आपको ISO का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और जैसा कि आज माना जाता है कि आप ऐसी चीज़ का निर्माण करें जिसमें नो डिफेक्ट और नो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हो। नो डिफेक्ट नो इफेक्ट, इसका मतलब है कि आप ऐसे उत्पाद को बनाएं जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, लेकिन उसका पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव भी ना पड़े। यानी उसमें कोई कमी भी ना हो लेकिन पर्यावरण पर उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, जितने लोग पढ़ रहे हैं। अब सबको अलग अलग बता पाना संभव नहीं है, इसलिए जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा है, सभी का स्वागत है। सब लोग पढ़िए, कोरोना काल में अवसाद से बाहर निकलिए। 31 अक्टूबर तक प्रयागराज की धरती पर DM ने कोचिंग संस्थानों को बंद कराया है। 1 नवंबर से ऑफलाइन क्लास भी प्रारंभ होगा और ऑनलाइन व्यवस्था अब सदैव के लिए चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया, NGT ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो हर चीज़ का सर्टिफिकेट देता है और साथ साथ पेड़ों की कटाई पर रोक लगाया गया। यहाँ तक कि आप अपने द्वारा ही लगाए गए पेड़ को काट नहीं सकते। और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इसी वन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय वन नीति बनी। राष्ट्रीय वन नीति बनी और साथ साथ सामाजिक वानिकी जैसे प्रोग्राम चलाए गए।
सामाजिक वानिकी जैसे प्रोग्राम चलाए गए और ऐसा माना जाता है कि 1/3 वनों का होना आवश्यक है, लेकिन आज वनों की संख्या काफ़ी घट गई है। भारत में भी लगभग 18% के आसपास 19.5 था और भी घटे हैं, चूँकि तमाम हाईवे 4 लेन 6 लेन जैसी सड़कें बन रही हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आसपास के पेड़ों को काटा जा रहा है। इसीलिए सरकार के निर्देशानुसार बीच में जगह छोड़ी गई है ताकि पेड़ को लगाया जा सके, क्योंकि वाहन चलेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा और वन के कट जाने से जो ऑक्सीजन मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मानव का जीवन बहुत दूभर हो जाएगा। ऑक्सीजन ही प्राण है और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जीवन को बचाना मुश्किल होगा। आज कोरोना जैसी महामारी में इसी बात को ध्यान में रखा जाता है कि मरीज को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं, क्योंकि यह श्वास नली पर अटैक करता है और ऑक्सीजन सबसे पहले क्षीण हो जाती है। ऑक्सीजन के प्रॉपर चैनल में ना आने के कारण सांस फूलने लगती है, हमारा लंग प्रभावित हो जाता है और हम स्वस्थ होते हुए भी मर जाते हैं। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कोरोना में विशेष प्रयास सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, WHO की तरफ से किया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे और इसके प्रभाव को कम किया जा सके। अब ठंडी आ रही है, इसमें 2-2.5 महीने हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं अगर हमने अपनी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन नहीं किया, क्योंकि ठंड में ऑक्सीजन की और ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी हो जाती है। इसलिए कोरोना का प्रभाव यानी ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की संभावना है। अगर इससे हम निजात पा गए तो आने वाले समय में फिर पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। वन्य जीवों की रक्षा के लिए आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे कानून बना हुआ है जिसमें वन्य जीवों को आप मार नहीं सकते, आपके विरुद्ध उसमें कानूनी कार्यवाही होगी। और इसी मैटर को लेकर आपने देखा कि सलमान खान को 2 बार जेल भी जाना पड़ा, जिन्होंने हिरण को मारा था अपनी शूटिंग के दौरान। तो ये 48 का 42वें के द्वारा जोड़ा गया। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। समय समय पर सरकार इस प्रकार की पॉलिसी बनाती रहती है ताकि देश को लाभ मिले, समाज को लाभ मिले, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, अमीरों को नियंत्रित किया जा सके, गरीबों को उठाया जा सके, दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके, विकासशील देश को विकसित देश बनाने में मदद मिल सके। अब हमारे पास 3 अनुच्छेद हैं, जिसे अनुच्छेद 49, 50 और 51 कहा जाता है। अभी 50 IAS की परीक्षा में भी आया था, UPSC में। अनुच्छेद 49 कहता है कि जिसे भारत सरकार ने संसद के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया है, कलाकृतियों के रूप में घोषित किया है, उसकी प्रत्येक प्रकार से रक्षा की जाएगी। क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो हमारी कलाकृतियां हैं, वो हमारी शान हैं। और आप देखते हैं कि उनसे पर्यटन में भी हमें लाभ मिलता है। यही देखने के लिए लोग आते हैं, वह हमारी पहचान है और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा या रक्षा की जानी चाहिए। वो चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, हम्पी की गुफाएं हों, अजंता की गुफाएं हों, एलोरा की गुफाएं हों, ये सब हमारी धरोहर हैं, हमारी पहचान है और इसकी प्रत्येक प्रकार से रक्षा होगी। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जिससे
इन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचे और इससे पर्यटन में भी हमें पर्याप्त मात्रा में मुद्रा अर्जित होती है और उसी मुद्रा से हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। आप देखते हैं कि लोग अमेरिका, सिंगापुर क्यों जाते हैं, क्यों स्विट्ज़रलैंड बहुत विकसित देश है, क्योंकि अक्सर पूरी दुनिया के तमाम लोग वहाँ टूर करते रहते हैं। जब वहाँ टूर करेंगे तो वहाँ के होटल में रुकेंगे, वहाँ के वाहन से चलेंगे, वहाँ के सरकार के द्वारा बनाई गई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ डॉलर देंगे, रुपया देंगे और वो स्विट्ज़रलैंड की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। तो अगर हम भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो जाएं तो बहुत सारे लोग उसे देखने आएंगे, परखेंगे, धन खर्च करेंगे, वहाँ पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा और अर्थव्यवस्था की मजबूती में मदद मिलेगी। अनुच्छेद 50 कह रहा है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में पृथक्करण किया जा सके, क्योंकि कार्यपालिका का काम है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना तथा नीतियां बनाना, और न्यायपालिका का काम है कि जो संसद और कार्यपालिका कानून व नीतियां बनाती है व लागू करती है वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, उसका परीक्षण करे। लेकिन प्रायः कभी कभी देखने को मिलता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका जैसा काम करने लगती है और न्यायपालिका अपने न्याय में कभी कभी ऐसी बातें कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने दोनों की सीमा रेखाएं निश्चित किया और बताया कि इस प्रकार की पॉलिसी राज्य को बनाना चाहिए कि कार्यपालिका के कार्य में न्यायपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप ना कर सके और जो न्यायपालिका के कार्य हैं उसमें ये कोई बाधा ना डाल सके, ताकि स्वतंत्रता पूर्वक संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग दोनों करके अपने अपने अधिकार और शक्तियों के द्वारा संविधान की रक्षा कर सकें। लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि अभी उतना पृथक्करण नहीं हुआ है, इसलिए माना जाता है कि अनुच्छेद 50 को अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। इस बार 2020 में ये जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था कि किस अनुच्छेद में कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच पृथक्करण की बात की गई है, तो आर्टिकल 50 पर चिन्ह लगाना था। देखिए, मौलिक अधिकारों का स्वरूप केवल राष्ट्रीय है, देश के अंदर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य होता है उसकी दो नीतियां होती हैं, एक गृह नीति होती है और एक विदेश नीति होती है। और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को दोनों पॉलिसी बनाना पड़ता है। तो अनुच्छेद 38 से लेकर 50 तक में राज्य को जो नीतियां बनाने के लिए कहा गया है वो गृह नीति के अंतर्गत आता है। लेकिन अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का उल्लेख है। और आप जानते हैं कि आज़ादी के 18 साल पहले से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीतियों के पुरोधा रहे और वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए और भारत की विदेश नीति पर नेहरू का प्रभाव है। इसलिए अनुच्छेद 51 में कहा गया कि राज्य ऐसी विदेश नीति बनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। इसीलिए भारत की विदेश नीति का पहला तत्व ही बना कि विश्व शांति, यानी भारत ऐसी विदेश नीतियों का निर्माण करेगा जो विश्व में शांति की स्थापना में मदद करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा।
आपसी विवाद, अगर दो राष्ट्रों के बीच आपस में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो उसे बातचीत से हल करेगा, द्विपक्षीय मुद्दों से हल करेगा, द्विपक्षीय वार्ता से हल करेगा। भारत उसमें किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के बीच जब कभी बातचीत को लेकर अन्य देश कोई इंटरफेयर करते हैं कि हम बीच में मीडिएशन करेंगे, तो भारत स्पष्ट मना करता है कि ये हमारी विदेश नीति है, हमारा और पाकिस्तान का दोनों का आपस का मैटर है, हम आपसी बातचीत से निपटाएंगे, हम किसी मध्यस्थ या मीडिएटर को इस बातचीत में आने नहीं देंगे। तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और बाध्यताओं का पालन करेगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं हैं, उसका हम पालन करेंगे। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ है, चाहे राष्ट्रमंडल है, चाहे गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जिसके भी हम सदस्य हैं और जो भी उस संगठन की शर्त है, हम उसको मानेंगे। तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा, आपसी विवादों को द्विपक्षीय वार्ता से निपटाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं बाध्यताओं का पालन करेगा। यही कारण है कि जब भारत ने अपनी विदेश नीति बनाया तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी विदेश नीति के जो मूल तत्व होंगे उसमें विश्व शांति को बढ़ावा देना, गुट निरपेक्षता की नीति पर चलना, संयुक्त राष्ट्र संघ की शर्तों को मानना, निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करना, ये सब हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। पंचशील के समझौते का पालन करना, यही कारण है कि भारत इसी विदेश नीति के मूल तत्व के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद हैं, समाप्त हुए। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। उसके बाद कल संडे है, छुट्टी रहती है। फिर मंडे को नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है तथा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या लड़ाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे।